So, good morning everybody. Once again, I am Asutosh with the new topic. आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी सीखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग पहले भी सीखे थे क्लास 11th में। पोटेंशियल एक तरह का हिडन एनर्जी है। ये किसी सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है जिस सिस्टम में एक कंजर्वेटिव फोर्स का प्रेजेंस हो, उसी सिस्टम में हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये भी एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है और इसमें भी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। जैसा सिस्टम रहता है उसमें जिस नेचर का कंजर्वेटिव फोर्स है उसका हम नाम डिफाइन करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एक तरह का हिडन एनर्जी है जो किसी वैसे सिस्टम में काम करता है जहां कंजर्वेटिव फोर्स का प्रेजेंस हो। तो हम लोग जरा इलेक्ट्रिकल केस में देखें। तो मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है क्यू, ठीक है, एक क्यू चार्ज बॉडी आप लिए। तो इस क्यू चार्ज बॉडी के चारों तरफ एक स्पेस का क्रिएशन हुआ, इसका नाम आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं। यही वो जगह है जिस जगह के भीतर अगर कोई दूसरा चार्ज बॉडी आएगा तो फोर्स लगेगा। ठीक है, इसके बाहर अगर है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो एक चार्ज बॉडी हम क्यू लिए, इसके चारों तरफ एक स्पेस बना के इसका फील्ड बना लिए। अब सोचिए कि इस चार्ज बॉडी से बहुत दूर, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q0 एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ओके, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बॉडी हम ले लिए। अब इसको हम उठा के धीरे धीरे इस चार्ज बॉडी के नजदीक लाएं। तो यहां तक फील्ड तक आने में आपको कोई झंझट नहीं है। फील्ड के बाहर तक इस पॉइंट तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि अभी कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस फील्ड में इन करने की कोशिश करेंगे तो इस चार्ज बॉडी का रिपल्सन शुरू हो जाएगा। ये बाहर की ओर आपको ढकेलने लगेगा रिपल्सन से और हम जबरदस्ती भीतर इन करने की कोशिश करेंगे। तो इस काम में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमको W वर्क करना पड़ रहा है और हम किस A पॉइंट तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो A पॉइंट का हमको पोटेंशियल निकल जाता है। फिर हम अगर इसको उठा के B पॉइंट पे लाते हैं तो B पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाता है। यहां तक हम लोग पिछले क्लास में सीखे भी थे पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ें इसी कंसेप्ट को कि अगर हम जो ये काम कर रहे हैं तो Q0 चार्ज को लाने में कितना वर्क किया जा रहा है। तो Q0 चार्ज को लाने में W वर्क हम कर रहे हैं। ओके, Q0 चार्ज को लाने में W वर्क कर रहे हैं। तो यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करेंगे, तो W/Q0 ये यूनिट चार्ज को लाने का वर्क होगा। तो ये एक्चुअली क्या है, तो एक्चुअली A पॉइंट का पोटेंशियल हो गया। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A दैट इज इक्वल टू W/Q0। इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे W इंफिनिटी टू A, मतलब हम इंफिनिटी से A पॉइंट तक आए हैं और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। बाहरी आदमी ये काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं, ये एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, हम इसको उठा के ला रहे हैं। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग फ्रॉम इंफिनिटी टू A एंड डिवाइडेड बाय Q0। Q0 से भाग दे दिए, इसका मतलब कि हम एक कूलम चार्ज को ला रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं। ठीक है, तो ये A पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। क्लियर। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े। यहां तक हम पोटेंशियल के डिफिनीशन से सीखे हुए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ के इसको क्या करें, इसको गुना कर लें और तब डिफाइन करें। अब VA इज इक्वल टू W/Q0 आ गया। अब इसे क्रॉस गुना करें तो हमें क्या मिलेगा, Q0 इंटू VA। Q0 इंटू VA मिल गया यहाँ से और इधर आ जाएगा वर्क डन इंफिनिटी टू A बाय द एक्सटर्नल एजेंट। हमने क्या काम किया इंफिनिटी से A पॉइंट तक आने में। ठीक है, तो हमने जो वर्क किया है हमारी उतनी एनर्जी खर्च हो गई होगी
और उतनी एनर्जी जाके उस सिस्टम में स्टोर्ड हो गया होगा। ठीक है, ये एनर्जी का कंजर्वेशन प्रिंसिपल है कि हम जो भी वर्क करेंगे उतनी एनर्जी खर्च करेंगे और उतनी एनर्जी इस सिस्टम में जाके स्टोर्ड हो गया। तो कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुआ, तो Q0 इंटू वी। नाउ दिस इज योर वर्क डन, ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के बराबर है और इतनी ही एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो दैट कैन बी रिटन एज UA, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो ये आपका मेन डिफाइनिंग इक्वेशन आ गया है कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का कितना है, तो हमने उस सिस्टम को असेंबल करने में कितना काम किया। ठीक है, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बाहरी आदमी के द्वारा कितना काम किया गया इन असेंबलिंग ए सिस्टम ऑफ चार्ज बॉडी। असेंबलिंग का मतलब क्या है, देखिए असेंबलिंग का मतलब है कि ये चार्ज बॉडी Q था और इससे इनफाइनाइट दूरी पे Q0 था, ये आपका इनिशियल कंडीशन था। ठीक है, ये दोनों इनफाइनाइट दूरी पे थे, ये इन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं था। अब हमने क्या किया, अब हम Q0 को, यही आपका इनिशियल कंडीशन शुरू में ऐसा दिया हुआ है कि एक चार्ज बॉडी Q और दूसरा चार्ज बॉडी Q0 इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये इनिशियल कंडीशन है। अब हम इस Q0 को उठा के इन्फिनिटी से उठाए हैं और इसके फील्ड में किसी पॉइंट पे लाए हैं। अब सिस्टम आपका कैसा बन गया, अब सिस्टम Q और Q0 है, अब सिस्टम का शेप भी ऐसा बन चुका है। अब आपने सिस्टम को इस शेप में असेंबल कर दिया। पहले ये इनफाइनाइट दूरी पे था और अब ये Q और Q0 सर्टेन डिस्टेंस पे है। अब सिस्टम आपका यहाँ है। पहले सिस्टम ऐसे था Q और Q0 का, पहले सिस्टम इस शेप में था, अब सिस्टम इस शेप में। तो आपने सिस्टम को असेंबल किया। ठीक है, और इस असेंबलिंग में आपने कितना वर्क किया, आपने जितना भी वर्क किया है वो उतनी एनर्जी आपकी खत्म होगी और उतनी ही एनर्जी इन दोनों के सिस्टम में जाके स्टोर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम 11th में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम देखे थे। आप जरा इस फिगर को देखिए। ठीक है, अब आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मान लेते हैं कि ये जो मेरा स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है और इसके साथ एक ब्लॉक M मास का ये जुड़ा हुआ है। अभी O ये आपका इनिशियल कंडीशन है, मतलब अभी जो स्प्रिंग है वो ना तो स्ट्रेच्ड है ना ही कंप्रेस्ड है, ये नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, नेचुरल लेंथ इसको L0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, इन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ये इनिशियल कंडीशन। ठीक है, अब हम अगर इस स्प्रिंग को x दूरी कंप्रेस कर दें तो अब ब्लॉक यहाँ चला आएगा। ठीक है, अब ब्लॉक यहाँ आ गया x दूरी। अब ये फाइनल सिचुएशन, तो आप खुद सोचिए, आपको ये कंप्रेस करने में यू विल हैव टू डू सर्टेन वर्क। आप इधर से इसको कंप्रेस किए हैं, ये F एक्सटर्नल हो गया, आपने कंप्रेस करने में सर्टेन फोर्स लगाया, सर्टेन डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, तो आप सर्टेन वर्क किए। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी, तो ये एनर्जी स्प्रिंग और ब्लॉक के सिस्टम में जाके स्टोर्ड हो जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो सेम कंसेप्ट यहाँ है, एक चार्ज बॉडी और दूसरा चार्ज बॉडी दोनों बहुत दूर था। ठीक है, इस समय इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं था, कोई एनर्जी नहीं थी। अब हम इसको उठा के ए पॉइंट पे ले आए। अब यहाँ पे Q0 चार्ज आ गया, अब सिस्टम इस शेप में हो गया। अब इसमें कुछ हिडन एनर्जी है, कितनी हिडन है, तो जितना हमने वर्क करके इसको दिया है उतनी इसमें एनर्जी छिपी हुई है। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इसे कह सकते हैं कि सिस्टम को असेंबल करने में जितना आप वर्क करते हैं, जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है, उसे ही हम स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सीख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग दो पॉइंट के बीच भी समझ सकते हैं। अभी तो हम एक पॉइंट पे लाए थे। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला को देखिए, VB माइनस VA, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B बाय द एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय Q0, ये पोटेंशियल डिफरेंस का डिफाइनिंग इक्वेशन। ठीक है, A से B तक जाने में एक्सटर्नल एजेंट
कितना वर्क करता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में, यही दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम Q0 से फिर मल्टीप्लाई कर ले, तो Q0 VB माइनस Q0 VA, इधर क्या आ गया, तो वर्क डन A टू B बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो Q0 VB ये क्या है, तो ये B पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, माइनस Q0 VA ये U पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दैट इज इक्वल टू Q0। ठीक है, और इधर इसमें से हम कॉमन ले ले Q0, तो आ जाएगा VB माइनस VA, तो Q0 VB माइनस VA, और ये वर्क डन इन्फिनिट A टू B बाय द एक्सटर्नल एजेंट। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में, अब सोचिए फिगर क्या है, तो यहाँ Q है, यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट, तो A पॉइंट पे Q0 है, उस समय क्या एनर्जी है UA, और B पॉइंट पे Q0 लाइए, तो अब कितनी एनर्जी है, तो आप फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट को घटा दीजिए, तो A से B तक ले जाने में आपने जितना वर्क किया है उतनी ही एनर्जी जाके उस सिस्टम में स्टोर हो गया। तो इनिशियल कंडीशन है कि Q और Q0 A पॉइंट पे है, दैट इज योर इनिशियल कंडीशन। अब Q0 को B पे ले आइए, अब सिस्टम इस शेप में आ गया, पहले A पॉइंट पे था, अब B पॉइंट पे आ गया, तो अब फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट की एनर्जी को हम घटा देंगे, तो हम जितना वर्क करेंगे उतनी एनर्जी उसका चेंज हो गया होगा। तो दिस इज योर अनदर कंडीशन। ठीक है, अब इसी में हम क्या करें कि अगर पॉइंट A जो हम ले रहे हैं, इस पॉइंट A को हम इन्फिनिटी बना लें। ठीक है, तो पॉइंट A अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल भी जीरो और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम यहाँ लगा लें कि पॉइंट A को इन्फिनिटी बना लें, उसके पोटेंशियल को जीरो कर लें और उसके पोटेंशियल एनर्जी को भी जीरो कर लें, तो UB माइनस UA हो गया जीरो, Q0 रह गया, BB तो है ही, VA को हम लोग जीरो कर लिए क्योंकि A पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ A पॉइंट इन्फिनिटी है, तो वर्क डन इन्फिनिटी टू B। तो इन्फिनिटी से B तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जितना वर्क होगा वही ना B पॉइंट में सिस्टम में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाएगा। तो दैट इज द सेम डिफिनीशन अगर हम पॉइंट A को इन्फिनिटी बना लें तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा ये जो डिफरेंस का जो फॉर्मूला है UB माइनस UA, यही बेसिक डिफिनीशन है, इसी से हम स्पेशल केस में आ सकते हैं अगर पॉइंट A को इन्फिनिटी बना लें तो हम लोग मेन डिफाइनिंग इक्वेशन को ही याद रखेंगे, क्योंकि हमेशा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की ही बात करते हैं, एनर्जी में डिफरेंस की ही बात करते हैं। इसे ऐसे देखिए, शुरू का कंडीशन क्या था, शुरू का कंडीशन था कि यहाँ चार्ज बॉडी है Q और इससे इनफाइनाइट दूरी पे एक दूसरा चार्ज बॉडी है Q0। ठीक है, दिस इज योर इनिशियल सिचुएशन, सिस्टम इस स्थिति में है शुरू में, तो ये ही पॉइंट आपका A है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल है जीरो, क्योंकि कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है तो हमें कोई वर्क भी नहीं करना पड़ेगा इन दोनों के बीच, और हमें यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर लें, इसको U इनिशियल भी लिख सकते हैं, A पॉइंट है, हम इसको इनिशियल कंडीशन भी लिख सकते हैं, UA लिखे या UY लिखे कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, ये आपके हाथ में, ये सोचना, हम इसको जीरो भी दे सकते हैं वैल्यू, कोई दूसरा वैल्यू भी दे सकते हैं कि इनिशियली ये कंडीशन है। ठीक है, अब आप काम कीजिए, अब आप क्या करेंगे, अब इस Q0 को उठाएंगे और उठा के आप इसके फील्ड में किसी पॉइंट पे ला दीजिए, तो हम फील्ड में ला दिए Q0 और इसको B पॉइंट पे ला के छोड़ दिए। ठीक है, अब ये आपका फाइनल सिचुएशन है, तो फाइनल सिचुएशन में अब इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तब सोचिए जो शुरू में था उसको कुछ न कुछ रही होगी एनर्जी, हम उसको जीरो भले मान रहे हैं, मान लीजिए ये 100 भी हो सकता है, 100 जूल या कोई भी दूसरा वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये कन्वेंशन है कि इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके पास जीरो एनर्जी थी, अब हम इस सिस्टम को उठा के यहाँ पे B पे लाए हैं, तो इस लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ा होगा,
हमको अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी होगी और वही एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि फाइनल स्टेट में कितनी एनर्जी आपको है। तो यू फाइनल आप लिखेंगे कैसे, तो आपने मेन डिफाइनिंग इक्वेशन को लिखिए, यू बी माइनस यू ए इज वाट, तो क्यू जीरो बी बी माइनस बी ए दैट इज वर्डन ए टू बी बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अब इसी में बी पे जब पहुंच गया तो आप फाइनल स्टेट में आ गए, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट इज क्यू जीरो, बी बी तो है ही, बी ए मेरा जीरो है, तो वर्डन अब इनिशियल से फाइनल, ए को इनिशियल पॉइंट बना लिए, बी पे जब पहुंचा तो फाइनल स्थिति बना लिए। तो इनिशियल सिचुएशन में सिस्टम है, वहाँ से हम फाइनल स्टेट में सिस्टम को पहुँचाए हैं। इसमें हमने जितना वर्क किया है वही वर्क इसकी एनर्जी को बढ़ा दिया, ये चेंज कर दिया। जितना आपने एनर्जी दिया उतनी एनर्जी आपकी खर्च हो गई और सिस्टम में चला गया। ठीक है, इसीलिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिखे। इनिशियल स्टेट में जो एनर्जी थी ये जीरो हम भले मान लिए हैं, अगर जीरो मान लेते हैं तो सीधे यू फाइनल आप ले आए कि फाइनल स्थिति में अब जो एनर्जी है वो वर्डन इन्फिनिटी टू इनिशियल टू फाइनल बाय द एक्सटर्नल एजेंट है। ठीक है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं उतनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं और उतनी एनर्जी इस सिस्टम में जाके स्टोर हो जा रहा है। ओके, तो हम लोग मेन डिफाइनिंग इक्वेशन को याद रखेंगे। हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट इज इक्वल टू व्हाट, कि फाइनल स्थिति में सिस्टम हो, इनिशियल स्थिति में सिस्टम हो, दोनों में जो एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट, दैट इज वर्डन। हमने जो वर्क किया है उतने का ही डिफरेंस है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि फाइनल स्थिति में एनर्जी जो है वो इनिशियल एनर्जी और प्लस वर्डन। इनिशियल में कुछ भी हो सकता है, ये जीरो मान लीजिए तो आपने जितना काम किया उतनी एनर्जी इनकी बढ़ गई। ठीक है, इसे ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, इनका बैलेंस है 10 करोड़, सपोज 10 करोड़ इनका बैलेंस है और हमने इनको 200 रुपया दिया। ठीक है, तो इनकी जो भी स्थिति है उसमें 200 रुपया ऐड हो गया। ठीक है, हो सकता है ये जीरो भी हो, इनका बैलेंस ही नहीं है। तो हमेशा हम लोग इस वर्क पे ध्यान देते हैं, हमेशा डिफरेंस पे ही ध्यान देते हैं कि इनिशियल कंडीशन कुछ भी हो सकता है। इनिशियल हमें जानने की जरूरत नहीं है, आप इनिशियल और फाइनल स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन आपके वर्डन के बराबर है। ठीक है, अगर इनिशियल कंडीशन आपको पता है, इसका कोई वैल्यू अगर आप असाइन कर लेते हैं तो फाइनल स्टेट की एनर्जी आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट हुआ। अब इसे हम लोग अलग अलग केस में निकाल के देखें। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन डिफरेंट केसेज। तो पहले हम लोग निकालते हैं फॉर ए टू बॉडी सिस्टम, दो बॉडी के सिस्टम के लिए। तो मान लेते हैं एक चार्ज बॉडी है Q1, दूसरा चार्ज बॉडी है Q2 और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है R। ठीक है, अब आप कैसे पोटेंशियल एनर्जी सोचेंगे? तो सोचने के लिए क्या करेंगे, हम Q1 को भी बहुत दूर कर दें, इनफाइनाइट डिस्टेंस, और Q2 को भी इनफाइनाइट डिस्टेंस कर दें। दोनों को पहले इमेजिन करें कि वो दोनों बहुत दूर दूर है। ओके, दूर दूर है इसका मतलब इन दोनों के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो उस स्थिति में इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो। ठीक है, अब इन दोनों को हम लाए, नज़दीक ले आए और R दूरी पे हमने इसको असेंबल कर दिया। ठीक है, तब सोचिए, आप पहले Q1 को लाइए, तो इन्फिनिटी से आप Q1 को लाए तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि ये किसी के फील्ड में है ही नहीं, इस पर किसी का भी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई अपोजिशन नहीं हो या कोई अट्रैक्शन नहीं हो, तब तक हमें वर्क करने की जरूरत ही नहीं। तो Q1 इस पॉइंट पे आके असेंबल्ड हो गया, Q1 को लाने में कोई टेंशन ही नहीं है, कोई वर्क नहीं हुआ। अब Q2 को लाइए, Q2 को जब हम लाएंगे तो अब ये Q1 के फील्ड में इन करेगा, तो Q2 को लाने में हमको वर्क करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं R दूरी पे लाए हैं आप, तो यहाँ पे
लाने में कितना वर्क हुआ। ठीक है, तो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लें। इस चार्ज बॉडी Q1 के कारण r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना है, तो Q1 से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r। ठीक है, ये पोटेंशियल का वैल्यू हो गया। और पोटेंशियल का मतलब ही होता है 1 कूलम चार्ज को लाने का वर्क। ठीक है, आप यहाँ पे ला रहे हैं Q2 चार्ज, तो 1 कूलम चार्ज को लाने में इतना वर्क हो रहा है, तो Q2 चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा, तो Q2 से गुना कर लेंगे, तो वर्क निकल जाएगा 1/4πε0 Q1/r। तो था ही 1 कूलम चार्ज का वर्क, इसमें Q2 से गुना कर लिए तो हमें वर्क निकल गया। अब Q2 को लाने का वर्क निकल गया, तो Q1 और Q2 आपका असेंबल्ड हो गया। तो आपने जितना वर्क किया उतनी एनर्जी आपने खर्च की और उतनी ही एनर्जी इन दोनों के सिस्टम में स्टोर्ड हो गया। तो नाउ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। ठीक है, तो इसी तरह हम सारे सिस्टम को सोचेंगे इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट करके। अब एक एक करके हम सबको नज़दीक लाएंगे और असेंबल करेंगे। अब 3 बॉडी सिस्टम के लिए सोचिए, फॉर 3 बॉडी सिस्टम। अब मान लीजिए आपके पास 3 बॉडी का सिस्टम है। अब 3 बॉडी ले रहे हैं, एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3। ओके, तीनों के बीच का डिस्टेंस हम फिक्स कर लें। ये इन 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस R12, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस R13 और 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस R23। ओके, तो तीनों के बीच का डिस्टेंस है। अब तीनों को हमको असेंबल करना है, तो पहले तीनों को इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर कर लें। मान लें कि ये भी बहुत दूर है, ये भी बहुत दूर है। ओके, और एक एक करके सबको असेंबल करें। तो पहले Q1 को लाइए, तो Q1 को लाएंगे कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि ये किसी के भी फील्ड में नहीं है। तो वर्क डन इन असेंबलिंग Q1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब Q2 को लाइए। Q2 को लाएंगे तो Q1 यहाँ पे मौजूद है, तो इसके फील्ड में आप Q2 को असेंबल कर रहे हैं। तो Q2 को लाने में वर्क कितना होगा, तो पहला जो चार्ज Q1 है इसके कारण यहाँ पे हम पोटेंशियल निकालेंगे। ये 1 कूलम चार्ज का वर्क होगा और उसमें हम Q2 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो Q1 के कारण यहाँ पे Q2 के साइड पे क्या पोटेंशियल है, तो वर्क डन निकालने के लिए पोटेंशियल पहले निकाल लिए 1/4πε0। ठीक है, 1/4πε0 Q1 के कारण निकाल रहे हैं, तो Q1 डिवाइडेड बाई कितनी दूरी है, तो Q1 से दूरी है R12, तो Q1/R12 हो गया। तो ये हो गया पोटेंशियल Q1 के कारण Q2 के साइड पे। तो 1 कूलम चार्ज असेंबल्ड हो गया। अब इसमें Q2 से आप गुना कर लीजिए, तो Q2 असेंबल्ड हो गया। तो ये W2 हो गया Q2 को असेंबल करने का चार्ज वर्क, 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ये दूसरा इक्वेशन हम ले लिए हैं, इसको पहला इक्वेशन ले लिए हैं। अब सोचिए कि Q3 को असेंबल करने में क्या करना होगा, तो Q3 जो आएगा तो इन दोनों के फील्ड में वो इंटर कर रहा है, तो इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल, दोनों के कारण पोटेंशियल निकाल लेंगे। टोटल पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, मतलब 1 कूलम चार्ज को यहाँ पे लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है और उसमें फिर Q3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो हम लोग दोनों ही चार्ज बॉडी के Q1 और Q2 के कारण पहले पोटेंशियल निकाल लें Q3 के साइड पे। तो क्या होगा, तो पहले के कारण पोटेंशियल हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R13 तीसरे के साइड पे, और दूसरे के कारण Q2/R23। ये टोटल पोटेंशियल हो गया 1 के कारण पोटेंशियल प्लस 2 के कारण पोटेंशियल, और इसमें हम लोग Q3 से गुना कर लिए। ये पोटेंशियल 1 कूलम चार्ज को लाने का वर्क है और हम Q3 चूंकि ला रहे हैं इसलिए Q3 से गुना कर लिए। तो ये Q3 को असेंबल करने का वर्क हो गया। तो अब हम लोग इसको गुना कर लें Q1 Q3/R13 और Q2 Q3/R23। ओके, तो अब आप Q1 Q2 Q3 तीनों को असेंबल कर चुके हैं, तो अब आप तीनों को जोड़ लें तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 0 था, W2
1/4πε0 Q1 Q2/R12 और W3 था 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23। अब देखिए 1/4πε0 कॉमन है और यहाँ हम पहला टर्म आ गया Q1 Q2/R12, Q1 Q3/R13 और Q2 Q3/R23। इतना ही वर्क आपको करना पड़ा और इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका बन गया। अब इसको एक लिखने का शॉर्टकट मेथड भी है। हम लोग 1/4πε0 लिखेंगे और यहाँ कितना पेयर आपका बन रहा है, देखिए Q1 Q2 और Q3 था, तो यहाँ देखिए कितना पेयर संभव है। तो 1 और 2 का पेयर संभव है, फिर 1 और 3 का पेयर संभव है और 2 और 3 का पेयर संभव। ठीक है, हम इसमें रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 और 2 1 दोनों एक ही पेयर को रिप्रेजेंट करें, ये लिखे या 2 1 लिखे। ठीक है, 1 2 और 2 1 एक ही पेयर है, तो हम पेयर पहले बना लेंगे। तो हमें 3 पेयर मिल रहा है, तो 3 टर्म आएगा। 1/4πε0 बाहर कर लेंगे और जो पेयर बन रहा है उसका चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन लिखते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे। तो 1 2 के लिए Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी R12, फिर 1 3 के लिए Q1 Q3/R13, फिर 2 3 के लिए Q2 Q3/R23। इस तरह से लिखते जा सकते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल भी आपको बताते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं एक स्क्वायर है, ठीक है, ABCD एक स्क्वायर हम बना ले रहे हैं और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हम 4 चार्ज बॉडी को रखे हैं। स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल है, इस साइड को हम D ले रहे हैं। अब A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, चारों पे चार्ज देखिए, एक पे प्लस Q है, माइनस Q है, फिर यहाँ प्लस Q है, यहाँ माइनस Q। ठीक है, अब इसका नंबरिंग कर लीजिए। इसको हम 1 2 3 4 4 पेयर बना रहे हैं। 4 चार्ज बॉडी है। अब इसका पेयर बनाइए, कितना पेयर संभव है। तो देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 एक पेयर, फिर 1 3 दूसरा पेयर, फिर 1 4 तीसरा पेयर। 1 से शुरू हो गया, तीनों का बन गया। अब 2 से शुरू कीजिए तो 2 3, फिर 2 4, 2 से एक ही 2 पेयर बना। 2 1 फिर नहीं लेंगे क्योंकि 1 2 और 2 1 एक ही पेयर हो जाएगा। ठीक है, और 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 4। ओके, तो आपके पास 3 2 5 और 6, एक 6 पेयर आया। ठीक है, तो 6 टर्म आपको आएगा। अब कैसे लिखेंगे, तो देखिए 6 टर्म लिखेंगे तो 1/4πε0 बाहर कर लिए। अब इधर 6 टर्म, तो पहला दूसरा है, पहला पेयर है, पहला दूसरा, तो पहले का चार्ज प्लस Q, दूसरे का चार्ज माइनस Q, गुना कीजिए तो माइनस Q²। बीच की दूरी है D, तो आ गया -Q²/D। अब 1 और 3 लीजिए, 1 है यहाँ प्लस Q, 3 है या प्लस Q, गुना कीजिए तो प्लस Q²। बीच का सेपरेशन, तो अब बीच में अब ये सेपरेशन है तो ये कितना हो जाएगा। तो इधर ये D है, ये D है, तो ये हो जाएगा √D² + D², तो 2D², तो ये √2 × D हो जाएगा ये सेपरेशन। तो हम नीचे √2D लिख दिए। तो 1 3 का हो गया। फिर 1 4 में आइए, तो 1 4 में आते हैं तो प्लस Q माइनस Q, तो -Q², बीच का सेपरेशन D, तो -Q²/D। फिर अगला पेयर है 2 3, 2 यहाँ 3 यहाँ, तो फिर हो जाएगा -Q²/D। फिर 2 और 4 में आइए, 2 और 4, तो -Q, तो प्लस Q/√2D, तो प्लस Q²/√2D आ गया। फिर 3 4 में आइए, तो 3 और 4 में -Q प्लस Q, तो -Q², बीच का सेपरेशन D, तो -Q²/D। तो सो सिंपल इट इज। जो भी चार्ज का पेयर है आप पॉसिबल पेयर बना लें, उसके चार्ज को गुणा करें और उसमें बीच के सेपरेशन से भाग देते हुए सारे टर्म को जोड़ लें। ठीक है, तो आपका टोटल काम हो जाएगा। तो अब आपका रिजल्ट आ चुका है। जो पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0।
अब देखें यहाँ कि क्यू स्क्वायर बाई डी जो टर्म है माइनस वाला, ये चार बार है, तो -4 क्यू स्क्वायर बाई डी आ गया। ठीक है, और क्यू स्क्वायर बाई √2d 2 जगह है, तो 2 से गुना कर लीजिए, तो 2 क्यू स्क्वायर बाई √2d, और यहाँ -4 क्यू स्क्वायर बाई डी। तो क्यू स्क्वायर दोनों में कॉमन है, डी भी कॉमन है, तो क्यू स्क्वायर बाई डी हम बाहर ले लिए, 1/4πε0 तो था ही, तो इधर बच गया √2 से हम 2 काट लिए तो √2 बच गया यहाँ, और यहाँ 4 बच गया, तो √2 - 4। ओके, तो इस तरह से आप हैं सो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लास लेक्चर पसंद आया होगा, आप सारी बात समझ गए होंगे। ठीक है, ओके।